92.7 बिग एफएम से मैं हूं आरजे योगी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू आवर वेरी स्पेशल आईवीएफ अवेयरनेस सेगमेंट। और आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। समवन हु हैज डेडिकेटेड देयर लाइफ टू हेल्पिंग इंडिविजुअल्स एंड कपल्स ऑन देयर जर्नी टुवर्ड्स पेरेंटहुड। प्लीज वेलकम आवर गेस्ट डॉक्टर पारुल अग्रवाल, जो कि एक बहुत ही जानी मानी फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं इन द फील्ड ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर पारुल आपका शो पर। थैंक यू सो मच। डॉक्टर पारुल, बिफोर वी मूव टू द क्वेश्चनएयर, आईवीएफ के बारे में हम ज्यादा जानकारी लें आपसे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा। किस तरह से शुरुआत हुई, अभी तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, मुझे मतलब कि काफी टाइम हो गया है इनफर्टिलिटी में प्रैक्टिस करते हुए। इनफैक्ट लास्ट 23 ईयर्स से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और इनफर्टिलिटी के लिए मेरा एक पैशन है, जो कि मुझे लगता है कि जो भी कपल मेरे पास आए वो एक बेबी लेके जाए। तो मेरा पूरा डेडिकेशन रहता है कि लाइक क्या कॉज है इनफर्टिलिटी का, कैसा किस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट को चाहिए, उस तरीके अकॉर्डिंगली टेलर्ड करके ट्रीटमेंट पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं। और अभी तक काफी कपल्स ऐसे हैं जो बहुत खुशी खुशी और बहुत अच्छे से, जिन्होंने भी फेथ रखा है और जिन्होंने भी हम पे थोड़ा पेशेंस रखा है, वो अच्छा रिजल्ट लेके जाते हैं। सो एक लंबी जर्नी रही है, मगर बहुत ही अच्छी जर्नी रही है। और अभी मैं Cloud9 फर्टिलिटी के साथ एसोसिएटेड हूँ, Cloud9 हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड हूँ एज अ डायरेक्टर देयर। एंड उससे पहले भी मैंने बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स में काम किया है। एंड दैट्स इट। और अभी आई एम लुकिंग फॉरवर्ड to give more of public awareness for this infertility program. वंडरफुल वंडरफुल। तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है डॉक्टर पारुल, के इनफर्टिलिटी क्या है और कितना कॉमन है ये कपल्स के अमंग? देखिए, इनफर्टिलिटी अगर कोई भी कपल 1 साल के अनप्रोटेक्टेड रिलेशन के बाद भी अगर कंसीव नहीं कर पाता है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी का टर्म देते हैं। इनफर्टिलिटी आजकल बहुत कॉमन हो गया है। अगर हम देखें वर्ल्ड वाइड देखें तो 15 to 17% ऑफ द रिप्रोडक्टिव कपल्स में इसका इंसिडेंस देखा गया है। ये कपल्स ग्रसित हैं इनफर्टिलिटी के किसी ना किसी समस्या से। राइट राइट राइट। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि जो ये इनफर्टिलिटी है, इसका प्राइमरी कॉज क्या है? मेल फीमेल दोनों की बात करें, और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हमारे सामने? यस, देखिए क्या होता है कि कोई भी अगर कपल इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है तो इधर मेल फैक्टर होता है या फिर फीमेल फैक्टर होता है, या कंबाइंड फैक्टर्स भी हो सकते हैं, अनएक्सप्लेन्ड भी हो सकते हैं कि कोई कारण नहीं मिल रहा, उसकी वजह उसके बावजूद भी पेशेंट कंसीव नहीं कर पा रहा, कपल कंसीव नहीं कर पा रहा। अगर हम इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस देखें तो अराउंड 30% ऑफ द केसेस में हमें वुमेन फीमेल फैक्टर्स मिलते हैं, अनदर 30% में हमें मेल फैक्टर्स मिलते हैं, कंबाइंड फैक्टर्स हमें अराउंड 20% पेशेंट में मिलते हैं, और रेस्ट ऑफ द केसेस अनएक्सप्लेन्ड होते हैं। अब अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल पेशेंट में सबसे कॉमन जो कॉज होता है वो होता है ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन। ओव्यूलेटरी डिसफंक्शन मतलब कि अगर उनका पीरियड्स अनियमित है, इर्रेगुलर है, पीरियड्स देर से आते हैं या पीरियड्स नहीं आते हैं, तो ऐसे में अंडे का जो रिलीज होना होता है वो टाइम से नहीं होता। फर्टाइल पीरियड पेशेंट जज नहीं कर पाती है कि उसका कब है, तो ऐसे में वो डिफिकल्टी होती है उनको कंसेप्शन में। दूसरी चीज, अगर कोई ट्यूबल फैक्टर है, मतलब कि ट्यूब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है बॉडी में, जो कि आपका फर्टिलाइजेशन, उसमें एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन उसी में होता है। तो अगर वो ट्यूबल कोई ब्लॉकेज है, या फिर ट्यूबल में किंकिंग है, या फिर वो मैल फंक्शन है उसमें, मतलब कि लाइक कोई रिटेंशन है फ्लूइड का, हाइड्रोसेल्पिंग से, कोई भी अगर रीजन ट्यूबल फैक्टर्स होते हैं, तो उसकी वजह से भी पेशेंट नेचुरली नहीं कंसीव कर पाती है। तीसरा रीजन अगर हम बताएं कि अगर यूट्रस, जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, या यूट्रस का मुंह जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, अगर इनमें कोई डिफेक्ट है, जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई एनाटॉमिकल डिफेक्ट, कोई फाइब्रॉइड है, कोई पॉलिप है, या कोई जन्म से ही ऐसा कोई सेप्टा है, पर्दा है कोई उसमें, या उसकी बनावट ठीक नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स भी कंसीव करने में दिक्कत करते हैं। जी जी। अच्छा, अगर मैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करूं तो? देखिए, ट्रीटमेंट ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो डिपेंड करता है कि कॉज क्या है ना। तो अब इस कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस बहुत सिंपल होते हैं, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाते हैं, सिंपल सी मेडिसिन दी आपने, पेशेंट ओवुलेट करने लगे एंड शी कंसीव्स।
कुछ ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको थोड़ा सा असिस्टेंस चाहिए होता है, जिसको हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। तो ऐसे में कुछ केसेस होते हैं जो IUI के लिए काफी बेनिफिशियल होते हैं, और कुछ केसेस को IVF की जरूरत पड़ती है। अगर जी। मेल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी फैक्टर्स भी हैं तो ऐसे केसेस में हमें ICSI की जरूरत भी पड़ सकती है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें हम एक हेल्दी स्पर्म लेकर आपके एग्स में इंजेक्ट कर देते हैं। तो उसमें हमने फर्टिलाइजेशन में असिस्ट किया। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट का कॉज क्या है। कुछ कॉजेस ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी भी रिक्वायर्ड होती है, जैसे कि अगर पेशेंट को फाइब्रॉइड है, पॉलिप है, कोई सेप्टा है, तो ऐसे केसेस में हिस्ट्रोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी की भी जरूरत पड़ सकती है। तो डिपेंड करता है कि आपके कॉज क्या है इनफर्टिलिटी का, उसी हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाता है। जी। अच्छा, ये जैसा आज हम बात कर रहे हैं कि IVF के बारे में, तो ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, प्रोसेस क्या है इसका पूरा, थोड़ा सा सिंपल भाषा में, सिंपल टर्म में अगर आप बता सकें, और इसी के साथ साथ ART क्या है ये भी बताइएगा। अच्छा, देखिए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जिसको हम कहते हैं, ये बेसिकली ऐसी टेक्निक है जिसमें कि हम गैमीट्स को बाहर हैंडल करते हैं, लैब्स में हैंडल करते हैं, है ना। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के 3 स्टेप्स मेन होते हैं। एक होता है ओवेरियन स्टिमुलेशन, दूसरा होता है ओवम पिकअप, एंड थर्ड होता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसकी हम लोग एक प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, देखते हैं पेशेंट फिट है कि नहीं है। अगर सारी चीजें हो जाती हैं, सारा वर्कअप हो जाता है, तो पीरियड्स के पेशेंट के फर्स्ट या सेकेंड डे से वी स्टार्ट द इंजेक्शंस। ये हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं जो कि नेचुरली हमारी बॉडी में भी मिलते हैं, मगर इंजेक्शन के फॉर्म में देने से हमें ज्यादा नंबर ऑफ एग्स मिलते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ एग्स बड़े साइज में बनते हैं। ये एग्स को डेवलप करने में लगभग 10 दिन लग जाते हैं हमें, और जब ये एग डेवलप हो जाते हैं, ऑप्टिमम साइज से पहुंच जाते हैं, तब इनको एक मेच्योरिटी के लिए इंजेक्शन दिया जाता है। इस इंजेक्शन के अराउंड 34 to 35 आवर्स के बाद हमें एग निकालने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवम पिकअप। ये ओवम पिकअप आपका अंडर एनेस्थीसिया किया जाता है और OT में किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर में किया जाता है। अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है, इसमें कोई स्टिच नहीं आता, कोई कट नहीं आता, कोई इंसिजन नहीं आता है। डे केयर प्रोसीजर होता है, सेम डे पे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, नेक्स्ट डे से वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। अब जो थर्ड स्टेप होता है हमारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन का, जो कि लैब में होता है। अब लैब का काम शुरू होता है। लैब में जब भी एग्स पहुंचते हैं तो एम्ब्रियोलॉजिस्ट बेसिकली देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ एग्स निकले, क्या क्वालिटी थी एग्स की, और उसी दिन हस्बैंड का स्पर्म कलेक्ट करके वॉश करके यूज किया जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है, या उसको काउंट्स बहुत अच्छे नहीं है, मोटिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, तो ICSI प्रोसीजर द्वारा फर्टिलाइजेशन में हेल्प ली जाती है। अब इन एम्ब्रियोज को डेवलप किया जाता है प्रॉपर एनवायरनमेंट में, और ये डेवलपमेंट हम 3 से लेकर 5 दिन तक भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनकी ग्रोथ कैसी है। जब ये एम्ब्रियो डेवलप कर जाते हैं, तब इनको या तो हम सेम साइकिल में ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर बोलते हैं, या फिर हम फ्रीज करके नेक्स्ट साइकिल में करते हैं। इसका डिसीजन हम लोग उसी टाइम पे लेते हैं कि पेशेंट के क्या हार्मोनल लेवल्स हैं, क्या लाइनिंग है पेशेंट की, कितनी थिकनेस है लाइनिंग की, कितने नंबर ऑफ एग्स निकले। तो इसके बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें फ्रेश एम्ब्रियो ट्रांसफर करना है या हमें फ्रीज करना है एम्ब्रियोज और नेक्स्ट साइकिल में करना है। तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर जो सबसे लास्ट का स्टेप है, एम्ब्रियो ट्रांसफर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, जो कि बहुत ही फाइन प्रोसीजर होता है, जनरली विदाउट एनेस्थीसिया किया जाता है। और इसमें हम पेशेंट को OT में ही करते हैं, जो कि लैब के साथ अटैच होती है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड होती है विद ब्लैडर फुल। इसमें हम अल्ट्रासाउंड में देखते हैं कि पेशेंट की लाइनिंग कैसी है, और फिर एक जेंटली एम्ब्रियो कैथेटर द्वारा एम्ब्रियोज को प्लेस कर दिया जाता है। इसके बाद पेशेंट को एम्ब्रियो ट्रांसफर के सारे प्रिकॉशंस दिए जाते हैं। तो ये एक जनरल स्टेप है जिसमें हम सारी चीजें मतलब कि लाइक IVF के बेसिक स्टेप्स हैं, जो कि हर स्टेप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अगर ART क्या है इसमें, ये भी थोड़ा अगर आप बता पाएं तो। देखिए, ART अगर कोई भी कपल नेचुरली नहीं कंसीव कर पा रहा है तो उसको असिस्टेंस की जरूरत है, इसलिए इसको असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक बोला गया है। तो अगर हम कोई भी गैमीट या एम्ब्रियो को
शरीर के बाहर हैंडल करते हैं तो हम उसे ART टेक्निक का नाम देते हैं। उसी में जो प्रोसीजर्स होते हैं बेसिकली IUI होता है, चाहे वो हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ हो या डोनर स्पर्म के साथ। ऐसे ही IVF होता है। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जिसकी हमने अभी बात करी, वो भी इन्हीं ART प्रोसीजर्स में आता है। फ्रीजिंग ऑफ एम्ब्रियोज, एक प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग होती है जिसमें हम एम्ब्रियोज को टेस्ट करते हैं पहले से ही, शरीर में डालने से पहले। ये इसके भी अपने एक इंडिकेशंस होते हैं कि किस पेशेंट में ये रिक्वायर्ड है, किस पेशेंट में नहीं है रिक्वायर्ड। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जैसे कि आपका PGT के अलावा आपके जो सर्जिकल प्रोसीजर्स भी होते हैं, जैसे पिज्जा, टीजा, जो हम जिसमें स्पर्म एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये सारे ART प्रोसीजर्स में ही आते हैं। राइट राइट। अच्छा, जो IVF है इसका सक्सेस रेट जो है वो कितना है, और कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं चांस ऑफ सक्सेस को? देखिए, सक्सेस रेट बहुत वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, और इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके सक्सेस को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले आपका अगर हम देखें, एज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सक्सेस रेट में। जितना आप अर्ली ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे उतनी आपकी एग्स की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी बेटर होगी। जो रिजल्ट हमें 20s की एज में मिलता है उससे ज्यादा आपका जो 30s और लेट 40 मतलब 40s के अराउंड जो होता है, वो रिजल्ट आपका सक्सेस रेट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अब एज में ऐसा क्या होता है कि एज में जो आपकी एक क्वालिटी होती है 30 इयर्स के बाद डिक्लाइन करनी शुरू होती है, 35 के बाद काफी ज्यादा डिक्लाइन करनी शुरू होती है, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। यही रीजन होता है कि अगर कंसीव करना है तो जल्दी कंसीव करें, वो बेटर रहता है। दूसरी चीज है कि सक्सेस रेट अगर हम बात करें तो पेशेंट का एज के अलावा आप कौन सा हॉस्पिटल चूज कर रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके उस हॉस्पिटल में कैसी एक्सपर्टीज है, आप कौन से डॉक्टर चूज कर रहे हैं, उनका कितना एक्सपीरियंस है, आप लैब कैसी चूज कर रहे हैं, उसमें आधुनिक तकनीक है कि नहीं है, आपके एम्ब्रियोलॉजिस्ट कैसे हैं। ये सारी चीजें आपके एम्ब्रियो फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती हैं, है ना। तो अगर पेशेंट सक्सेस रेट की अगर बात करते हैं हम, लाइफस्टाइल पेशेंट किस तरीके का जीता है ना। अगर लाइफस्टाइल में है कि बहुत ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ओबीज है पेशेंट, अल्कोहल या स्मोकिंग का एडिक्शन है उसको, तो ये भी आपका सक्सेस रेट लो करता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से हमें सक्सेस रेट हमारा इफेक्ट होता है। ओबेसिटी में स्पेशली अगर हम देखें कि पेशेंट बहुत ज्यादा जंक फूड कंज्यूम कर रहा है और बहुत ज्यादा उसका वेट गेन हो रहा है, BMI बहुत हाई है उसका, तो ऐसे पेशेंट्स में भी आपके जब हम IVF करते हैं तो गोनाडोट्रोपिन्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, और अगर इम्प्लांट भी करता है तो फिर वो मिसकैरेजेस के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। राइट राइट। अच्छा, जैसे आपने लाइफस्टाइल की बात भी की, तो ये जानना चाहूंगा मैं आपसे कि कौन कौन से ऐसे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हैं, चेंजेस हैं जिसको करने से इम्प्रूवमेंट आ सकती है फर्टिलिटी में, और आपके जो IVF के चांसेस हैं वो बढ़ सकते हैं? देखिए, बेसिकली आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में सबसे पहले आता है डाइट का रोल। डाइट सबसे इम्पोर्टेंट है। आप अपना हेल्दी डाइट मेंटेन करें, बैलेंस डाइट मेंटेन करें, न्यूट्रिशन विटामिन्स प्रॉपरली होने चाहिए उसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, फाइबर्स, ये सारी चीजें आपके एक बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। अगर हम डाइट और जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैकेज फूड, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। इसके अलावा अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो लोग होते हैं, बेटर रहता है कि आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपका 30 मिनट्स पर डे फॉर 5 डेज इन अ वीक सफिशिएंट रहता है आपकी बॉडी को, आपका बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाने के लिए, और आपको थोड़ा स्ट्रेस फ्री करने के लिए भी। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट प्लस एक्सरसाइज। तीसरी चीज, जो आजकल के वर्किंग कपल्स हैं उनमें स्ट्रेस बहुत देखा गया है, बहुत ज्यादा वो डेडलाइन कंप्लीट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, स्पाउस के लिए टाइम नहीं रहता है। तो एक स्ट्रेस लेवल आपको अपना कम करना है, और ये स्ट्रेस लेवल आपका कम होता है अगर आप कोई टेक्निक, रिलैक्सेशन टेक्निक्स, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करते हैं तो। राइट राइट। हाँ अच्छा, जी। are there any financial considerations or assistance option available for someone who is undergoing IVF? यस, हॉस्पिटल्स में बेसिकली लोन्स की सुविधाएं रहती हैं। कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो आपके 0 EMI पे आपको इंस्टॉलमेंट्स भी देते हैं, तो लोन्स की, और कुछ इंश्योरेंस कंपनीज भी आजकल कवर करने लग गई हैं फर्टिलिटी। हाँ, राइट।
राइट। अच्छा, अगर मैं जानना चाहूँ आपसे अल्टरनेट जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है फर्टिलिटी के, वो कौन कौन से हैं प्रोसीजर जो है अपार्ट फ्रॉम आईवीएफ? अपार्ट फ्रॉम आईवीएफ ट्रीटमेंट ऑप्शंस, देखिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, है ना। हम डिवाइड कर सकते हैं एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट में, एक हम अगर हम आईवीएफ की बात नहीं करते हैं, आईवीएफ के अलावा आईयूआई होते हैं जो कि एक सिंपल प्रोसीजर होता है, और कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में देखा जाता है कि पेशेंट को मेडिसिन से रिलीफ है तो इट्स ओके। अगर हमने किसी कोई पेशेंट ओवुलेशन नहीं कर रही है या सिंपल उसको कोई भी दिक्कत है, अगर हम सिंपल मेडिसिन से ट्रीट करते हैं दैट इज फाइन। नहीं अगर उसका होता है तो हम आईयूआई कर सकते हैं। आईयूआई होता है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन में हम लोग ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे एग्स बनते हैं, और हस्बैंड का स्पर्म वॉश करके इंट्रा यूट्राइन डाला जाता है, एक कैथेटर के थ्रू यूट्रस के अंदर डाला जाता है। इससे एग और स्पर्म्स की मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आईवीएफ के अलावा एक आईयूआई भी एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम लोग कंसीव कर सकते हैं, मगर उसकी एक अपने अलग इंडिकेशंस होते हैं। उसमें ट्यूब्स खुली हुई होनी चाहिए, स्पर्म काउंट एक लेवल तक होना चाहिए, बहुत कम स्पर्म काउंट्स में वो नहीं किया जाता, या अगर स्पर्म्स की मोटिलिटी बहुत कम है या मॉर्फोलॉजी बहुत पुअर है तो वो आईयूआई नहीं किया जाता। स्पर्म्स लेडीज का जो ओवेरियन रिजर्व है वो भी ठीक ठाक होना चाहिए, बहुत लो ओवेरियन रिजर्व में भी ये दिक्कत करता है। तो ये प्रोसीजर है जिसको हम आईवीएफ के अलावा आप जैसे कह रहे हैं ये कर सकते हैं। राइट, राइट। अच्छा, जो ये एनवायरमेंटल फैक्टर और इनफर्टिलिटी के बीच का कोरिलेशन है, ये थोड़ा समझाइएगा जरा। देखिए एनवायरनमेंट में आजकल केमिकल्स तो बहुत हो ही गए हैं। पिछले कुछ डिकेड्स में हमने देखा है कि इनफर्टिलिटी बहुत ही प्रोग्रेस पे है। वो इसीलिए कि हर जगह पोल्यूशन है। अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें या फूड में कंटामिनेंट्स की बात करें या हम जो होम केयर रेमेडीज यूज करते हैं या अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, इन सारी चीजों में केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स को हम एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स मानते हैं। मीन्स ये हमारी बॉडी में जाकर एक हार्मोन की तरह मिमिक करते हैं और जो हमारे नेचुरल हार्मोन्स होते हैं उनको ब्लॉक करते हैं। तो ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे डेफिनेटली एक्ट करते हैं और इनफर्टिलिटी का एक तरह का कारण बनते हैं। ये देखा गया है कि जिनके ब्लड सैंपल्स में ज्यादा एंडोक्राइन डिस्रप्टर्स मिलते हैं, केमिकल्स मिलते हैं, उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या ज्यादा होती है। तो राइट, ये जो एनवायरमेंट है, फैक्टर्स हैं, इनको हमें अवॉइड करना है। अगर कोई बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन से एक्सपोज्ड है या फिर कोई टोबैको स्मोकिंग से ज्यादा एक्सपोज है, चाहे वो पैसिव हो एक्टिव हो, या फिर और कोई भी प्रोडक्ट्स, अगर प्लास्टिक में आप खाना खा रहे हैं, प्लास्टिक के पैकेजेस में आप खाना गर्म कर रहे हैं तो उसमें जैसे बिस्फेनॉल ए होता है वो लीच कर जाता है फूड में भी, तो ये भी आपकी बॉडी को बहुत नुकसानदायक करता है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट्स यूज करने हैं ट्राई कीजिए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स यूज करें। आप लोग अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी यूज कर रहे हैं या पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, वो थोड़ा ऑर्गेनिक की तरफ और उसके कंटेंट पढ़ के ही आप लोग उसको खरीदें। राइट, राइट। अच्छा, कोई एडवाइस जो आप देना चाहें जो भी कपल्स हैं उनके लिए, कोई सिंगल इंडिविजुअल भी हैं, स्पेशली दोज हु आर स्टार्टिंग देयर जर्नी टुवर्ड्स पेरेंटहुड एंड कंसीडरिंग आईवीएफ? देखिए अगर आप कंसेप्शन की तरफ सोच रहे हैं तो बेटर है कि उसको आप जल्दी प्लान करें रादर देन इन लेट 30s। आप उसको जल्दी प्लान करें। अपने 20s की एज इज द बेस्ट एज फॉर कंसेप्शन। अगर नहीं है तो आप उसको थोड़ा अर्ली 30s में प्लान करें। नहीं, अगर आपको तभी भी नहीं करना है तो oocyte फ्रीजिंग करवा लें ताकि आपका एज से रिलेटेड जो डिट्यूरिएशन होता है एग्स में वो ना हो, है ना। तो oocyte फ्रीजिंग आजकल जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरी चीज, अगर कोई भी कपल 35 ईयर्स से नीचे है और 1 साल से ट्राई कर रहा है उसके बाद भी कंसीव नहीं कर पाता, तो ऐसे कपल्स को अपने आप को डॉक्टर के दिखाना चाहिए। अगर उनको और कोई समस्या नहीं है, पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शन नहीं है, इवन देन इफ दे आर नॉट एबल टू कंसीव इन 1 year ऑफ इंटरकोर्स, देन दे शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर। इसकी जगह अगर आपकी उम्र 35 से ऊपर है तो आप एटलीस्ट 6 months ट्राई कर सकते हैं, मगर 6 months से ज्यादा अगर आपको लग रहे हैं तो आप एक बार अपने डॉक्टर से अपना फर्टिलिटी स्टेटस जान लें और उसके बाद उनकी गाइडेंस में आप आगे बढ़ सकते हैं। यही राइट, अगर आपकी एज 40 ईयर्स के पास है तो एक इमीडिएट चेकअप इज वेरी मच एसेंशियल। इसके अलावा मैं ये एडवाइस करना चाहूंगी कि लाइफस्टाइल चेंजेस अपने लाइफ में, स्ट्रेस कम कीजिए विच इज अ मेन फैक्टर। अपने लाइफ में आप योगा या एक्सरसाइज जरूर इंट्रोड्यूस कीजिए और डाइट को अच्छा रखिए, एडिक्शन बिल्कुल नहीं रखिए। तो यही सारी एडवाइस है, इसी को बेसिक कीजिए। नहीं कंसीव कर पाते तो हम लोग तो हैं।
Wonderful. Thank you so much, Dr. Parul, for joining us today and sharing your expertise and insight on IVF. I'm sure आपका जो dedication है, especially to helping out the couples, that's truly inspiring. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. And viewers, remember, miracle happens, and today is all about hope and happiness. So keep smiling, keep believing, and keep spreading the love. Thank you so much, Dr. Parul. Thank you so much. 92